महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को बताया सामाजिक समता का अमर पुरुष। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर लोकसभा में जारी चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार और कांग्रेस तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा का पलटवार। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, करारी हार के बाद विपक्ष गाली गलौज पर उतरा, कांग्रेस पर लगाया देश को तोड़ने का आरोप। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाया बड़ा कदम। साइबर सेफ इंडिया को पहली प्राथमिकता बताते हुए पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड में शामिल 100 से ज्यादा वेबसाइट्स को किया ब्लॉक। कमजोर पड़ा चक्रवात मिग्जॉम। मध्य तटीय आंध्र के ऊपर गहरे दबाव से हुआ परिवर्तित। चेन्नई के कई हिस्सों में चक्रवात के कारण भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। वेस्ट बैंक में हिंसा को लेकर अमेरिका सख्त नई नीति के तहत इस्राएली नागरिकों के वीजा पर लगाया बैन। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 सीरीज का आज होगा आगाज। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसदों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषित और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समता और राष्ट्रीय एकता की भावना को एक सूत्र में पिरोकर संविधान का सृजन किया। उन्होंने देश को एक ऐसा प्रगतिशील और न्याय केंद्रित संविधान दिया जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय व अधिकार सुनिश्चित हुए। गरीब और वंचित वर्ग के लिए समर्पित बाबा साहेब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणीय है। बाबा साहेब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया। बाबा साहब का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जीते बाबा साहब ने उस वक्त के समय में जो उपलब्ध थी वो सर्वोच्च शिक्षाएं प्राप्त कर अपने संघर्षशील जीवन का एक नमूना दिया था। उन्होंने संविधान के रूप में एक ऐसी एक सूत्रता इस देश के अंदर लाई, ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी भाषा, सभी प्रांत एक होकर एक अखंड भारत के नाते एक लंबा सफर काट सके। उन्होंने दबे, कुचले, पिछड़े, शोषित सभी लोगों को एकजुट कर उनके अधिकारों का बोध दिया, उनके अधिकारों की जानकारी दी और उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और समाज को भी इस तरह से तैयार किया कि समाज के अंदर से समरसता का वातावरण खड़ा हो और जो दबे कुचले शोषित है वो भी आगे आए और विकास की पंक्ति में पहली लाइन में दिखाई पड़े। और वो उन्होंने शुरू किया हुआ अभियान आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि सफल होने की कगार पर खड़ा है। मैं इस महामानव की कृति को और उनकी स्मृति को
आदर सहित श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न वंदनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। महापरिनिर्वाण दिवस पर महाराष्ट्र में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। तो पूरे राष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र में भी आज बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर। वहीं त्रिपुरा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके जीवन को पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा स्मरण करते हैं और उनके दिशा पर काम भी करते हैं। उनके मार्गदर्शन में पीएम मोदी दलितों के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे और उनकी एक और नई मूर्ति स्थापित करेंगे। बी.आर. अम्बेडकर का उनका आज तिरोधान दिवस है। हम लोग सब जानते हैं 1956 और आज का दिन मतलब 6 दिसंबर उन्होंने परलोक गमन किया है यहाँ से, तो उनको हमेशा हम लोग स्मरण करते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं वो समाज संस्कारक थे, तो दलित लोग हैं उनके लिए हमेशा वो जो मार्गदर्शन दिखाया है उस तरह हमारा प्रधानमंत्री जी भी काम करते हैं, राज्य सरकार हम लोग भी इस तरह काम करते हैं। तो उनका प्रति आज श्रद्धा निवेदन करते हुए और सब इनका जो सोच है और जो हम लोग को मार्गदर्शन कराया है उस आधार पर हम लोग चलेंगे। महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे, उन्हें शोषितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की थी। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहेब अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उतरे बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस बीच संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाबा साहेब ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था।
14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की क्रांतिकारी पहल की। इसके अलावा बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है। वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने की पहल की है। लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब जिस स्थान पर रहा करते थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विकसित करने की पहल की। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ घोषित किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा मिला। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है, आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 व जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देंगे, जिसके बाद दोनों विधेयकों को सदन से पारित किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर मंगलवार को शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 और 24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के संबंध में एक वक्तव्य दोनों सदनों के पटल पर रखेंगी। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गोमूत्र वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत की संस्कृति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से शुरू हो गई थी। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुनियोजित, सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेंथिल कुमार के बयान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहे। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म पर हमला और उत्तर भारत पर डीएमके नेताओं का बयान सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं,
उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मोहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह नौकरी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइट्स की पहचान की और उनको ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वेबसाइट्स भारतीय नागरिकों को टारगेट करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूटो से मुलाकात की। केन्या के राष्ट्रपति रूटो भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के 5 वर्षीय बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच का निर्माण अयोध्या के 3 स्थानों पर किया जा रहा है। 3 कारीगर इसे 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। साथ ही महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कम से कम 4000 संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि 50 देशों से एक प्रतिनिधि भी जरूर आए। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कम से कम 4000 संत निमंत्रित किए जा रहे हैं। बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। देश दुनिया के भारत के बाहर कोशिश की जा रही है 50 देशों से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आ जाए। एक बहुत बड़ी टीम अपने अपने क्षेत्रों में इस सब काम को पूरा करने में लगी है। ये कार्य समय से काफ़ी पहले पूरा हो जाएगा। महासचिव चंपत राय ने कहा कि मूर्ति को भूतल पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार हो चुका है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में कोई समस्या नहीं होगी। विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर बहुत लंबा चौड़ा है। इस पर जमीन में मार्बल का फ्लोरिंग कुछ हिस्सों में हो गया है, कुछ हिस्सों में काम चल रहा है। चक्रवाती तूफान मिग्जॉम मध्य तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 घंटों में और कमजोर हो जाएगा और उसके अगले 6 घंटों के दौरान एक निम्न गहरे दबाव में बदल जाएगा। चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने से तटीय जिलों एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा में भारी बारिश हुई। चेन्नई में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नाव और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। चक्रवाती तूफान मिग्जॉम से उत्पन्न होने वाली मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
और पुडुचेरी में तैनात किया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चक्रवाती तूफान मिग्जॉम से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एम.के. स्टालिन ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोकामेडी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। राजपूत समाज ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है। निजी स्कूल संगठनों और जयपुर व्यापार मंडल ने भी बंद का समर्थन किया। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इस घटना में लिप्त था उसे बख्शा नहीं जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। राजस्थान में भाजपा विधायक आचार्य बालकमुन ने सुखदेव सिंह गोकामेडी की हत्या पर कहा कि 5 साल से राजस्थान में कुशासन की सरकार थी। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन गहलोत सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ और सुखदेव गोकामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे और मेरे खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं। मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सुखदेव सिंह की हत्या पर भाजपा विधायक दिया कुमारी ने कहा कि पूरे राजस्थान में दुख की लहर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था राजस्थान में और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची माही ने दम तोड़ दिया है। लगभग 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए देर रात बच्ची को बाहर निकाला गया था, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। मंगलवार शाम बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर है। वायु गुणवत्ता का स्तर 300 के आसपास दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला था, लेकिन अगले 3 दिनों तक वायु गुणवत्ता का फिर से खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं। इस दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी और इसकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। भारतीय तटरक्षक जहाज सजग, जो एक तटीय गश्ती जहाज है, 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला अजीज पोर्ट पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और वेसल बोट खोज और समुद्री खोज और बचाव के साथ साथ सहयोगात्मक जुड़ाव को बढ़ाना है। इसके अलावा भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं और हथियारों और सेंसर में उन्नति की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा, जो आईसीजी सरफेस प्लेटफॉर्म की बहुआयामी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख समुद्री एजेंसियों जैसे कि सऊदी बॉर्डर गार्ड्स और सऊदी नौसेना बलों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हाल ही के दिनों में युवाओं में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत को देखते हुए सरकार ने सीपीआर ट्रेनिंग की एक खास मुहिम शुरू की है। आज पूरे देश में एक साथ 10 लाख से अधिक लोगों को सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन मेडिकल साइंसेज की ओर से ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है।
सीपीआर की तकनीक समझने के लिए प्रत्येक जगह पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर तैनात किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी सीपीआर तकनीक का प्रशिक्षण लेंगे। सीपीआर तकनीक का प्रशिक्षण सभी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज सहित सभी विश्वविद्यालयों में दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि देश का हर नागरिक सीपीआर तकनीक से प्रशिक्षित हो। अगर सही से सीपीआर का प्रशिक्षण लेते हैं तो हार्ट अटैक से होने वाली मौत से लोगों को बचाया जा सकता है। देश में लाखों लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है क्योंकि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। सीपीआर तकनीक से लोगों को बचाया जा सकता है। 1 मिनट में 100 से 120 बार सीपीआर दिया जाता है और ऐसा लगातार 50 मिनट तक करना होता है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने चेन्नई के पौड़ी बाजार में आने वाले लोगों को उनके वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा दी है। जी हां, पार्किंग भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि मल्टी लेवल कार पार्किंग। पूरी तरह से स्वचालित इस पार्किंग में महज 90 सेकंड में कार अपने आप पहुंच जाती है। इस मल्टी लेवल कार पार्किंग ने यहां आने वाले लोगों और दुकानदारों के लिए भी जीवन आसान बना दिया है। कैसी है ये 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के तहत पौंडी बाजार में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। कुछ सेकंडों में कार अपनी जगह पहुंच जाती है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्किंग के इंचार्ज श्रीधर। पहले कार इधर भी आ जाएगा तो मेरा आदमी अंदर ड्राइवर है सर, उसका बाद उसका गाड़ी का ड्राइवर का की पकड़ के उसका गाड़ी ले जाएगा। बाद में डोर ऑटोमेटिक ओपन आ जाएगा, उसका अंदर जाएगा सर। बाद में कार ले गया कि इसके मार दिया तो पार्किंग अंदर के ऊपर चला जाएगा सर। किस तरह से कार्ड बनाया है उसके लिए? ऐसा है कि पकड़ के इसका सॉल्व करना तो हो जाएगा सर। अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं तो मेरे को पार्क करना है तो कैसे करना है? वो कैसे करना है ना, आपका पास फ़ोन नंबर है ना सर, वो फ़ोन नंबर के पहले अंदर फ़ोन मेरा ऐप है सर, उसका ऐप का अंदर डाल के बाद में आपका फ़ोन नंबर का एक मैसेज आएगा। बाद में मेरा बस एक कार्ड है, एक कार्ड में नंबर 1 के तो आपका गाड़ी का नंबर 1 ऐसे डाल के मैं ले गया को 1 नंबर का कार्ड इधर मार दे तो पार्किंग दे दे तो अंदर ऊपर में गाड़ी जाएगा सर। कुल कितनी कार आ सकती हैं और कितनी बाइक इसके अंदर? 220 गुड्स आएगा सर, बाइक में 513 बाइक सर। कितने सेकंड के अंदर ये गाड़ी पहुंच जाती है, पार्क हो जाती है? 90 सेकंड्स पर मैक्सिमम सर। अब वापस लेकर आना हो तो कितना समय लगता है? सेम 90 सेकंड्स है सर मैक्सिमम। और लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ बाजार में आते होंगे वो कितना पसंद करते हैं इस पार्किंग को? एक डेज में डेली में वो 60-70 कार्स आएगा सर नॉर्मल डेज में। वीकेंड डेज में 230-300 कार्स में आएगा सर। और चार्ज क्या लेते हैं आप? तो 20 रुपीज़ सर पर आवर। पौंडी बाजार में आके लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। उत्साहित इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है जिसमें 222 कार एक साथ खड़ी हो सकती हैं और करीब 500 से ज़्यादा बाइकों को भी यहाँ खड़ा करने की जगह बनाई गई है। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, चेन्नई। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के धीरा उपमंडल के अलग अलग पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े उत्साह से विकास रथ का स्वागत किया। इस दौरान लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और समस्याओं का निराकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धीरा उपमंडल के घगल खास, कुहाना, धीरा और नौरा पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास रथ में LED के जरिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई और योजनाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी किया गया। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मौके पर भाजपा के विकास धीमान, देशराज शर्मा, हंसराज,
चंद्रवीर कटोच, प्रताप पठानिया, राजकुमार, स्थानीय लोग व लाभार्थी उपस्थित रहे। योजनाओं की जानकारी और लाभ पाकर लाभार्थी बेहद खुश नजर आए। उनका कहना था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उन्हें बिना किसी परेशानी के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी, बहुत धुआं लगता था और बहुत समय लगता था। सरकार की तरफ से जो हमें उज्ज्वला गैस योजना मिली है, तब से हमारा काफ़ी समय बचा है, इसलिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके पास जाकर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका लाभ भी जन जन तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पंजाब के मानसा गांव भी पहुंची। उद्देश्य था केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। सरकार की नीतियों से जनता को अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके और उनका लाभ वो उठा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बठिंडा जिले के दियोन गांव में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पहुंचने पर यहां पर स्थानीय लोगों ने इस वैन का जोरदार स्वागत किया। पंजाब समेत देश के विभिन्न हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार जागरूकता वैन देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये वैन केंद्र सरकार के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ा रही है, ताकि अधिकतम लाभार्थी केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन मानसा जिले के गांव खड़क सिंह वाला, बुर्ज राठी रोड की सरदुलेवाला, बहादुरपुर, किशनगढ़, सईदेवाला पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के बारे में उचित जानकारी दी गई। विभिन्न वर्गों को लाभान्वित कर जानकारी प्रदान की गई। इस विशेष जागरूकता वैन के माध्यम से इन गांव के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वैन पर उपलब्ध स्क्रीन, प्रचार सामग्री, वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। भटिंडा जिले के दियोन गांव में वैन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अधिकारियों ने इस अवसर पर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना के लिए नए लाभार्थियों के नाम भी पंजीकृत किए गए। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਇੰਡੀਆ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मनरेगा के लाभार्थियों और आयुष्मान कार्ड के तहत दीनानगर के गांव कोट भल्ला के निवासियों ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्न योजना, विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया। सरकार ने बेरोजगारी साडे बहुत बेरोजगारी सी, सानू सरकार ने काम दिता ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। PMMY ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਇਆ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत की थी। पंजाब में इस यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 22 नवंबर को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब भवन चंडीगढ़ से जागरूकता वैन रवाना करके की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वहीं वाराणसी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन आम लोगों को अभियान से जोड़ने का काम कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी के सारनाथ वार्ड के सलारपुर में विकसित भारत वैन के पहुंचने पर जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, स्वयं सहायता समूह और बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉल पर खासी भीड़ देखी गई। यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए।
मुझे उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है, प्रधानमंत्री स्वनिधि वाला मिला है। जो काम रुका था हम सोच रहे थे 20,000 मिला तो कुछ अपना धंधा बढ़ा लें, इससे हम अपना जैसे फूल की खेती करते हैं तो आगे निकल जाए। हमको पैसा मिला सब्जी का रोजगार करने के लिए पीएम सोनी जी की तरफ से, फिर हमको वो समय से चुकाया, फिर 20,000 का मिला, फिर हमने मोबाइल से लेन देन किया और बहनों को बताया, वो बहनें भी इसमें जुड़े और पीएम सोनी जी का धन्यवाद। आगे इस तरह हमको भी मिलता रहे लाभ हर चीज़ का। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 241 अंक की बढ़त के साथ 69,537 के स्तर और निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 20,931 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 300 अंक की बढ़त के साथ 69,596 के स्तर पर और निफ्टी 72 अंक की बढ़त के साथ 20,927 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए थे। अर्थव्यवस्था में नरमी और रियल एस्टेट सेक्टर में जोखिमों का हवाला देते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन की सरकारी क्रेडिट रेटिंग पर अपना आउटलुक स्थिर से कम करके नेगेटिव कर दिया है। मूडीज का कहना है कि 2017 के बाद यह पहला मौका है जब चीन के सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। दर्जनों रियल एस्टेट डेवलपर के डिफॉल्ट होने के चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2020 से धीमी गति से प्रगति कर रही है। इस संकट के चलते चीन के कई बैंकों के सामने अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग फर्म ने कहा कि उससे उम्मीद है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2024 और 2025 में 4% की वार्षिक गति से बढ़ेगी, जो दशक के शेष सालों में 3.8% तक रह जाएगी। मूडीज ने कहा कि बूढ़ी होती आबादी जैसे कारणों के चलते 2030 तक संभावित विकास में लगभग 3.5% की गिरावट आएगी। हालांकि चीन के वित्त मंत्रालय ने मूडीज के डाउनग्रेड से निराशा जताते हुए कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक रुझान को बनाए रखेगी। केंद्र सरकार की नीतियों का असर ही है कि आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी हमारा देश भारत बना हुआ है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही वित्त वर्ष 2026 और 27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान है। ये बात S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान है। 2026 में इसके 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जून और सितंबर तिमाही में 7.8% और 7.6% रही थी। एजेंसी का मानना है कि देश के लिए एक बड़ी परीक्षा विशाल अवसर का लाभ उठाकर खुद को अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की है। S&P के मुताबिक एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करना भारत को सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था से विनिर्माण प्रमुख अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर। रेलवे कर्मचारी अब मोबाइल ऐप के जरिए अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के मुताबिक मोबाइल ऐप सुविधा केवल छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए उपलब्ध होगी। छुट्टी मंजूरी की प्रक्रिया वेब पोर्टल या मोबाइल ब्राउजर के माध्यम से करनी होगी। ये ऐप फिलहाल केवल एंड्रॉइड वर्जन में उपलब्ध है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रैंकिंग में भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी है। यह रैंकिंग साल 2022 में कंपनियों की जीवन और दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा के नकदी भंडारण पर आधारित है। देश की सरकारी बीमाकर्ता की तुलना में अलियांज SE चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आगे है। अंबुजा सीमेंट ने सीमेंट निर्माता कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह खरीदारी 121.90 रुपए प्रति शेयर की नई कीमत पर की गई। 54.51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यह डील 5,185 करोड़ रुपए में हुई थी। अब अंबुजी सीमेंट के पास सांघी इंडस्ट्रीज के 14.65 करोड़ शेयर हो गए हैं। इस अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट की उत्पादन क्षमता 6.85 करोड़ टन से बढ़कर 7.46 करोड़ टन सालाना हो गई है।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दिलीप असबे का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में लॉन्च हुए आईपीओज में निवेशक अप्लाई करने के लिए 70% तक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में 12 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, वहीं केवल अनुमानित 5 से 6 करोड़ यूनिक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं। इसके अलावा यूपीआई यूजर्स की संख्या 35 करोड़ से भी अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक्सचेंजों को भेजी सूचना में कहा है कि वो बैंक एसबीआई पेंशन फंड की अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एसबीआई कैप्स से 229.52 करोड़ रुपए में करेगा और अपनी हिस्सेदारी 80% पर पहुंचा देगा। एसबीआई कैप्स एसबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। इस संबंध में सभी नियामकीय मंजूरी हासिल हो चुकी है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ इंडिया ने फंड जुटाने के लिए क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP इश्यू लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके लिए 105.42 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। बैंक की कैपिटल इश्यू कमेटी की 8 दिसंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में इश्यू प्राइस और सेबी ICDR रेगुलेशन के तहत डिस्काउंट पर फैसला लिया जाएगा। सेबी ने क्रायोजेनिक टैंक निर्माता आइनॉक्स इंडिया और लग्जरी फर्नीचर ब्रांड स्टैनली लाइफस्टाइल को आईपीओ के जरिए धन जुटाने की मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने अगस्त और सितंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए थे। आईपीओ दस्तावेज के मुताबिक आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ पूरी तरह से इसके मौजूदा शेयरधारकों और प्रवर्तकों द्वारा 2.21 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। वहीं स्टैनली लाइफस्टाइल्स के आईपीओ में 200 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली एक पट्टादाता की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा। पट्टादाता का आरोप है कि आरपी ने विमान के निरीक्षण और रखरखाव की अनुमति देने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। की अध्यक्षता में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक आज से शुरू हो गई है। यह बैठक 8 दिसंबर तक चलेगी। MPC में 3 बाहरी और 3 अंदरूनी सदस्य हैं। 8 दिसंबर को RBI गवर्नर मौद्रिक नीति के ब्याज दर संबंधी फैसले की घोषणा करेंगे। RBI इस बार भी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर यह अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी पिछली 4 द्विमासिक समीक्षाओं में नीतिगत रेपो रेट को स्थिर यानी अपरिवर्तित रखा है। RBI ने आखिरी बार फरवरी में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था। और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हमास से जंग में इजराइल के साथ खड़े नजर आने वाले अमेरिका ने उसके ही खिलाफ एक अप्रत्याशित दंडात्मक कदम उठाया है। अमेरिका ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा में शामिल लोगों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हालिया हमलों में शामिल वहां बसे कट्टरपंथी यहूदियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा था कि विदेश विभाग एक नई वीज़ा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वे वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमज़ोर करने में शामिल थे। जिसमें हिंसा के कृत्य करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है जो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ज़रूरतों तक नागरिकों की पहुँच को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। इस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि नई नीति के तहत प्रतिबंध आने वाले दिनों में और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। दक्षिण गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलाबारी की। दक्षिण गाजा का प्रमुख अस्पताल नासिर घायलों से भरा पड़ा है। इनमें कम से कम 45 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसे एक हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद सबसे बड़ा ज़मीनी हमला माना जा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमले और तेज़ कर दिए हैं। दक्षिणी गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलाबारी की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि खान यूनिस के पूर्वी क्षेत्र में सीमा पार कर पहली बार इजरायली टैंकों ने प्रवेश किया है। इजरायली सैनिक खान यूनिस के बाहरी कस्बे बानी सुहेला में घुसने के साथ अन्य इलाकों में भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कतर द्वारा वित्त पोषित आवास योजना वाली हमाद सिटी में डेरा जमा लिया है।
बात फिलीपींस की जाए तो यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि फिलीपींस में एक बस में दर्जनों लोग सवार थे। ये बस एंटीक प्रांत में एक चट्टान से गिर गई, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। गवर्नर डोडोरा कैडियाओ ने बताया बस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 4 की हालत स्थिर है। जानकारी के मुताबिक ये बस इलोयो प्रांत से एंटीक के कुलासी शहर जा रही थी, तभी उसका ब्रेक खराब हो गया और बस 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। फिलहाल बस में सवार यात्रियों की संख्या को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में एक बस मंगलवार को राजमार्ग से फिसलकर खड्ड में जा गिरी, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन अन्य घायल हो गए। लगभग 60 लोगों को ले जा रही बस तेगुसिगाल्पा से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर एक खड्डे में गिरने से पहले एक पुल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं पुर्तगाल में अगले साल होने वाले प्रधानमंत्री पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार लुइस मोंटेनेग्रो ने कहा कि वे चुनाव जीतने के बाद टैक्स में कटौती करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए टैक्स ब्रैकेट में बदलाव से उसे टैक्स की मार से राहत मिलेगी। लुइस मोंटेनेग्रो ने कहा कि उनकी योजना अगले 3 वर्षों में कॉर्पोरेट कर की दर को कम करना भी है। बता दें कि भ्रष्टाचार की जांच के बीच पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अगले साल मार्च में चुनाव की घोषणा की गई। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में ड्रोन हमले में 85 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य घायल हो गए। सेना ने इस हमले को चूक का परिणाम माना है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने कहा कि देश के संघर्ष वाले क्षेत्र में सेना की गलती से घटना हुई। इस हमले के सभी पहलुओं की गहन जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मारे गए लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दशकों से उत्तरी हिस्से को अस्थिर करने वाले चरमपंथियों और विद्रोहियों पर नाइजीरिया सेना अक्सर हवाई हमले करती है, जिसमें नागरिक भी हताहत होते हैं। जनवरी में नसरावा प्रांत में दर्जनों लोग मारे गए और दिसंबर 2022 में जामफरा प्रांत में भी दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। लागोस स्थित SBM इंटेलिजेंस सुरक्षा फर्म के अनुसार 2017 के बाद देश के उत्तर में सशस्त्र समूह पर किए गए हवाई हमलों में लगभग 400 नागरिक मारे गए। ब्रिटेन सरकार ने रवांडा के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से पार पाना है, जिसमें शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने की ब्रिटेन की योजना को गैर कानूनी बताया गया था, जिसके बाद सरकार की आव्रजन नीति को झटका लगा था। समझौते पर रवांडा के विदेश मंत्री विसेंट बेरूटा और ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेरवली ने किगाली में हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन ने कहा कि नई संधि, जो एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन की तरह है, उसके तहत रवांडा शरण चाहने वालों को ऐसे देश में नहीं भेजेगा जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा होगा, जो अदालत की प्रमुख चिंताओं में से एक है। पेरू की संवैधानिक अदालत ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। 85 वर्षीय फुजिमोरी 1990 के दशक में अपने 10 साल लंबे शासन के दौरान मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार के लिए 25 साल की सज़ा काट रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति को 2017 में राष्ट्रपति क्षमा प्राप्त हुई, लेकिन इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के दबाव ने बार बार रिहाई हासिल करने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया। फुजिमोरी को 1991 और 1992 में 25 लोगों के नरसंहार का आदेश देने का दोषी ठहराया गया था, जब उनकी सरकार शाइनिंग पाथ गुरिल्ला दल के खिलाफ लड़ रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों ने कर्मचारियों की कटौती और प्रबंधन की विफलता के विरोध में गुरुवार को 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वॉशिंगटन पोस्ट लगभग 240 नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रहा है, जो उसके कार्यबल का लगभग 10% है।
अमेरिका में मीडिया उद्योग में इस साल रिकॉर्ड छंटनी देखी गई है। फॉक्स मीडिया, NPR और लॉस एंजल्स टाइम्स जैसे समाचार आउटलेट्स ने अपने कार्यबलों को काफ़ी कम करने की घोषणा की, जबकि हाफ पोस्ट की मूल कंपनी बज़फीड ने अपने पूरे समाचार प्रभाग को बंद कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज के तीनों मुकाबलों का आयोजन होगा। एक बार फिर बढ़े हुए मनोबल के साथ हरमनप्रीत कौर की सेना अपनी होम कंडीशंस के बीच इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े मैदान से हो रहा है। आखिरी बार इंग्लैंड की महिलाओं ने मार्च 2019 में भारत का दौरा किया था और तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सभी 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस हार का बदला लेने की रहेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए शीर्ष क्रम पर अधिक निर्भर है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को बड़ी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रियंका पाटिल के रूप में योग्य गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वहीं हीथर नाइट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इतिहास रचना चाहेगी। हालांकि इस टीम को हाल ही में श्रीलंका के हाथों हार मिली थी। इंग्लैंड की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाजों का मिश्रण है। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर खिलाड़ियों को WPL में खेलने का अनुभव है, जिसका फायदा टीम को मिलेगा। वैसे आंकड़ों में देखें तो भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच अब तक 27 T20 हुए हैं, जिसमें भारत को केवल 7 में जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड ने 20 में जीत हासिल की है। कुल मिलाकर आंकड़ों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अपने घर पर है, जहां टीम की ताकत दोगुनी हो जाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अर्जेंटीना की टीम को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। गौरतलब है कि मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बिलॉन d'Or का पुरस्कार मिला था। फुटबॉल की दुनिया में अपने खेल से खुद को एक अलग स्थान देने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और इंटर मियामी क्लब के स्ट्राइकर लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय बना है टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर नामित करना। वैसे मेसी के लिए फुटबॉल विश्व कप 2022 तो यादगार रहा ही, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके न केवल अपनी टीम को खिताब दिलाया बल्कि अपने नाम को एक नई पहचान भी दी। हालांकि इसके बाद जून में मेसी ने PSG क्लब को छोड़ दिया था और जुलाई में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने क्लब के लिए 14 मैचों में 11 गोल किए। टीम को लीग कप में जीत दिलाई। यहां उन्होंने एक तरह से नई चुनौतियों का सामना भी किया। मेसी ने उम्दा परफॉर्मेंस के बल पर रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन d'Or का पुरस्कार भी जीता। वैसे मेसी का जादू केवल फुटबॉल की फील्ड पर ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मेसी के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने के बाद से MLS को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की बढ़ोतरी हुई और मेसी की एक झलक को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त रूप से उत्साह दिखा। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान पाना वैसे मेसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल जगत से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अर्लिंग हालांड और काइले एम्बापे का नाम शामिल रहा, जबकि फुटबॉल जगत से बाहर निकलकर नोवाक जोकोविच भी इस दौड़ में शामिल थे। हालांकि मेसी का जादू इन सब पर भारी पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।